हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। एसिड को हम पूरा समाप्त कर लिए थे। देखिए बेस क्या होते हैं। दो सब्सटेंस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वैसे तो आप पढ़े कि बेस टेस्ट में क्या होता है, बीटर होते हैं जो आपको कड़वे लगते हैं टेस्ट में, उसको हम बेस बोलते हैं। तो इससे बहुत चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि जो टेस्ट में क्या है बीटर है। जैसे आप पेस्ट है, टूथपेस्ट है, या और भी चीज़ें हैं जो कि जैसे मान लीजिए आप नीम का पत्ता खाते हो तो वो कड़वा लगता है, तो भी क्या नेचर में बेसिक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसको आप अगर टेस्ट करते हैं, अगर वो बीटर समझ में आता है तो समझ लीजिए कि बेस है। ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है, लेकिन इसका जो मेन डिफाइन है वो लिखेंगे। दो सब्सटेंस which dissolve in water, which dissolve with water to give OH माइनस आयन। तो वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ घुल क्या दे, OH माइनस आयन। या दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड बेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर में डिजॉल्व होके हमें OH आयन प्रोवाइड करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल NaOH को जब आप रिएक्शन कराते हैं वाटर में तो यहाँ टूट जाता है Na प्लस में और OH माइनस में। तो H2O कर क्या रहा है? देखिए H2O, जैसे मान लीजिए NaOH है, यहाँ पर ये H2O है। अब इस H2O में जब NaOH आएगा तो ये जो H2O करेगा, H2O इसको ब्रेक करेगा, इसको तोड़ेगा, तो ये Na प्लस में टूट जाएगा और किस में टूट जाएगा, OH माइनस में। तो क्योंकि वाटर में ही क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि वाटर की बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, हाई होती है वाटर की। क्योंकि हम लोग जितने भी डिफिनेशन बने हैं वाटर में ही क्यों बने हैं, क्योंकि वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, हाई होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेंडेंसी टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर जो NaOH के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये NaOH के अंदर इसको ब्रेक कर देता है वाटर। ये Na प्लस OH माइनस, जब OH माइनस प्रोवाइड करा देगा तो OH बाहर निकला तो हम बोलेंगे बेस है वो। यही आर्हेनियस ने बताया था। फिर जैसे एक एग्जांपल लीजिए KOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। जब इसको वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो इसमें टूटेगा किसमें, K प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पर आपको हाइड्रॉक्साइड आयन मिलेगा। तो वाटर इसमें कर क्या रहा है, वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा है, वाटर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से वो केमिकली चीज़ कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हमें आयन यहाँ प्रोवाइड करा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि OH आयन हमें मिल रहे हैं। तो जब भी कंपाउंड्स में आपको हाइड्रॉक्साइड आयन मिले उसको हम बोलेंगे बेस होता है नेचर में। अब बेस के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक वर्ड आता है अल्कली, तो उसको भी समझ लेते हैं। अल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस इज कॉल्ड अल्कली, इसको बोलते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस है, वाटर सॉल्युबल बेसिस इज कॉल्ड अल्कली। अल्कली, कली बोलिए, कली नहीं, अल्कली। तो वाटर सॉल्युबल बेस है, जो बेस वाटर में घुल जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी बेस हमारे नेचर में होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमें क्लास 10 में उन्हीं बेसिस को पढ़ना है जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो दो बेसिस विच सॉल्युबल इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट कोई रिएक्शन किए वाटर में घुल गए, उसको बोलते हैं अल्कली। तो जितने भी आप पढ़ोगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये जितने भी आपके हाइड्रॉक्साइड मिलेंगे ये सब के सब अल्कली कहलाएंगे। या आप बेस बोलो सीधे, क्योंकि हम लोग या तो आप बेस बोलो या अल्कली बोल लो। जब हम बेस बोलेंगे क्लास 10 में तो बेस का लोग समझेगा या अल्कली, वही बेस है जो वाटर सॉल्युबल बेस है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस इज कॉल्ड अल्कली। तो ये बेसिस वाटर में घुल जाएंगे। तो कौन कौन है वाटर सॉल्युबल बेसिस, जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH ट्वाइस हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हो गया।
तो वाटर, ये सब अल्कली बोलोगे क्योंकि ये सब वाटर सॉल्युबल बेसिस है, वाटर में घुल जाते हैं। और स्टूडेंट ये भी बात है कि हम लोग वाटर सॉल्युबल बेसिस को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, हाई होती है, तो मोस्टली रिएक्शन हम लोग वाटर में ही कराते हैं। तो इसीलिए वाटर सॉल्युबल बेसिस है तो हम वाटर के साथ ही इसको पढ़ रहे हैं, और जो वाटर इनसॉल्युबल बेसिस है तो उसको वाटर के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो वो अलग ही उसका एक मैकेनिज्म है। लेकिन हम लोगों को यही पढ़ना है, वाटर सॉल्युबल बेसिस अल्कली। तो आप बेस बोल लीजिए या अल्कली बोल लीजिए, जब बेस बोलेंगे तो आप यहाँ पर बेस का मतलब अल्कली को ही समझेंगे, क्योंकि हर बेस अल्कली नहीं होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं जितने अल्कली हैं सबके सब बेस है। तो यहाँ पर ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, यहाँ बोल सकते हैं ऑल बेसिस, नोट लगा लीजिए, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट कन्वर्स इज ट्रू। ऑल बेसिस आर, क्योंकि सारे बेस वाटर में नहीं घुलते हैं, बट कन्वर्स इज ट्रू, बट कन्वर्स इज, कन्वर्स मतलब क्या कि ऑल अल्कली जो है वो बेस है, क्योंकि इसमें OH है, बेस है तो इसमें OH है, तो अल्कली तो बेस है, क्योंकि बेस ये जिसमें OH आ जाए वो बेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑल बेसिस, क्योंकि कुछ बेस वाटर में घुलते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं, तो ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि जो घुल जाएंगे केवल वही अल्कली बोले जाएंगे। अब बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब क्या, ऑल अल्कली आर बेसिस, क्योंकि इसमें OH है तो सबके सब बेस है। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, ये सब क्या थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए था इसके बारे में, और कोई इरादा नहीं है। टाइप्स ऑफ बेस, जैसे आप पढ़े थे टाइप्स ऑफ एसिड, वो दिन याद कीजिए, वो यादें जो बताए थे टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बताए थे, वो दिन, वो बातें, वो लेक्चर, वो यादें, वो सब याद कीजिए जो हम बताए थे। टाइप्स ऑफ एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो टाइप्स ऑफ बेस में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दो बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड क्या हो गया, वीक बेस। क्या करेंगे, क्या स्ट्रॉन्ग बेस का डिफाइन बोलोगे, दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। बस स्टेटमेंट फालतू क्या लिखे आप समझिए, यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वही डिफाइन जो उसमें लिखवाया था स्ट्रॉन्ग एसिड में। और विच डिसोसिएटेड पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर, पार्शियली डिसोसिएटेड इन वाटर, वाटर में जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो। अब कैसे इसका एग्जांपल लगाओगे, तो देखिए कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस स्टूडेंट कौन कौन है, बस आपके दो ही बेस हैं, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2O के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर ये टूटता है Na+ में और OH- में। तो देखिए यहाँ पर सिंगल एरो है, इसको तो इरिवर्सिबल, मतलब ये फिर वापस नहीं आ सकता। मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, तो 100 इसका ये बना होगा और 100 ये बना होगा, मतलब कि जितना इसका मॉलिक्यूल्स होगा उतना ये पूरा ब्रेक कर जाएगा। अब ये नहीं कि 100 है तो यहाँ पर 80 बनेगा, नहीं, जितना रहेगा उतना ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये मतलब कि 100 200 हो गया, यहाँ पर 100 ही लेकर चले, नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता है। यहाँ पर NaOH है तो ब्रेक होगा तो Na+ अलग हो जाएगा 100, ये अलग 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि 100 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोनों। अगर इसके 200 आता तो 200 Na+ का अलग बनता और 200 का अलग बनता, तो जितना इसका लेकर चलोगे उतना ही आयन से बनेगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएटेड। सिंगल एरो का मतलब क्या समझ रहे हो कि फिर से ये इधर नहीं आ सकता। अगर पार्शियली डिसोसिएट होता तो फिर से ये रिएक्शन करके वापस बन सकता था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस से पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। अब देखिए KOH + H2O, इसका भी रिएक्शन कराओगे तो किस में टूटेगा, K+ में टूटेगा और OH- में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल एरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेक करके ये बना है, लेकिन फिर इससे भी ये नहीं बन सकता। मतलब जितना मॉलिक्यूल से यहाँ लेकर चलोगे उतना पूरी तरह से टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, ये रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसको तुम रट लो, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे आपको। HCl याद पड़ रहा होगा, H2SO4 HNO3, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसको भी तुम याद कर लो। ये 3 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल दे सकते हो, ये दो। अब देखिए वीक बेस में स्टूडेंट क्या था, इसका रिएक्शन लिखिए।
तो देखिए इसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वीक बेस होता है। तो इसके लिए ये दोनों और रिवर्सिबल एरो टूटेगा किस में, NH4 प्लस में और OH माइनस में। इसका मतलब क्या है कि जितना मॉलिक्यूल्स आप NH4OH का लेकर चलेंगे, अगर 100 लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि इधर 60 बने इधर 30 बने, मतलब दोनों का। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर 100 कभी नहीं आएगा, 100 नहीं टूटेगा। अगर 100 है तो 100 में नहीं जाएगा, अगर 100 है तो हो सकता है ये 80 में टूटे, ऐसे कुछ टूटे। हाँ, सम नहीं करना है, यानी कि आप सम करके लाओ। अगर ये 100 है तो हो सकता है कि इसका 80 बना, इसका भी क्या बना, 80 बना। तो आप 80 ही बोलोगे, 80, 81, 60 नहीं बोलोगे। देखिए कम है कि नहीं, पूरा कहाँ टूटा। तो ये पार्शली डिसोसिएट होगा, इसका मतलब ये हुआ। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ब्रेक करोगे CaOH ट्वाइस को और H2O के साथ, तो कैसे ब्रेक करोगे। तो बताए थे कि Ca पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस होता है। लेकिन स्टूडेंट जितना प्लस होगा उतना माइनस होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, हम बताए थे। यहाँ कितना OH है, 2 OH है, तो 2 OH पर माइनस। देखिए यहाँ पर 2 OH है, तो 2 1 2, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। फिर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसका भी करा लोगे आप। कैसे कराओगे, H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो टूटेगा, तो Mg क्या हो जाएगा, Mg 2 प्लस हो जाएगा और प्लस 2 OH पर माइनस। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी रिवर्सिबल एरो आए, मतलब ये रिएक्शन करके फिर से वापस बन सकता है। मतलब अभी यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ, ये बन सकता है, तो ये है पार्शली डिसोसिएटेड। लेकिन कंप्लीटली में एक बार डिसोसिएट हो गया तो हो गया, फिर से बैक नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ बैक आ सकता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा, ये 3 जो लिखे हैं बेस, ये वीक बेस होते हैं। अपने मन से नहीं लिखे, यहीं एकदम आपको रटना पड़ेगा तीनों को। ये वीक बेस और ये 2 स्ट्रांग बेस, और भी हैं सब, लेकिन आपके लेवल पर बस इतना याद करना है 10th में। इतना याद कर लोगे एकदम A to Z हो जाएगा। तो आप समझ चुके स्टूडेंट कि स्ट्रांग बेस और वीक बेस क्या होता है। अब इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी या बेसिस। तो इसको आप नोट कीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी या बेसिस को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं कि बेस क्या होता है, और बेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आप अच्छे से देखिए, इसको कीजिए। और हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे डिसोसिएट कराना है, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हम लोग समझ चुके क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसे बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस को पढ़ लेंगे, लेकिन जितना भी हम चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक देखिए इसका चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके, 4 ही 5 चैप्टर हैं, तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपके 2-3 मंथ अगर लगातार हम लेक्चर लेकर बनाएंगे तो पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए स्लो मोशन में ही चलना है हम लोग को, फास्ट मोशन में नहीं चलना है, एकदम स्लोली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और समाप्त किया जाएगा। हाँ, कभी कभी हमारा भी वीडियो लेक्चर देखते हैं 50-40 मिनट का बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। कोई वीडियो हो सकता है कि अगर अधिक पढ़ा दिए हैं तो 15-20 मिनट का भी बन सकता है। अगर अधिक हो गया है तो कम पोर्शन को अगर कंप्लीट करना है तो 15-20 मिनट का भी बन सकता है वीडियो, कोई 40 मिनट का भी बन सकता है। तो ये मत समझिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखिए 15-20 मिनट का वीडियो सब देखना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कोई वीडियो अगर बड़ा होता है तो उसमें डिटेल पूरा कंसेप्ट दिया जा रहा है, तब जाकर वो बड़ा हो जा रहा है। तो आप उससे भागिए मत, जरूर पढ़िए उसको, और पूरा एकदम स्किप करके मत पढ़िए। हो सकता है कोई कंसेप्ट आपका छूट जाए, तो एकदम आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और बहुत अच्छे के साथ जुनून के साथ आप पढ़ाई कीजिए। और भी देखिए आपका एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर होता है, इसका बोर्ड एग्जाम में बहुत रोल है, क्योंकि साल्ट जब पढ़ेंगे, बेस पढ़ने के बाद जब साल्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ कंपाउंड्स हैं मेन जिसको हमें पढ़ना है, उसका केमिकल फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी सब पढ़ना है। तो आप इसको स्किप मत कीजिए और बहुत अच्छे से जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं उसको आप किया कीजिए। एक हम क्वेश्चन आपको इसमें दे देते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक लेक्चर इसका बस रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का, 30-40 मिनट का होगा, एकदम अच्छे से बता देंगे सब।
आप एकदम परेशान मत होइए कि एकदम लेक्चर ज़रा हर एक चैप्टर को समाप्त करने में अधिक से अधिक 5-6 वीडियो बनेंगे, आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप समय दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बताइएगा। वाई एसिड, आप पहले ये बताइए कि क्या जितने भी आप बोलोगे कि HCl है, तो HCl में देखिए H है, H2SO4 में H है, HNO3 में H है, तो जिसमें H है क्या वो एसिड होगा? ऑल कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन इज एसिड। इसका जवाब देना यस या नो। तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या H होने से मात्र वो एसिड हो जाएगा? तब तो C6H12O6 इसमें भी H है, तो इसको भी एसिड होना चाहिए था ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज एसिड नहीं है। तो आप हमें प्रूफ करेंगे कि इज ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड। इसका जवाब दीजिएगा। इज ऑल कंपाउंड्स having hydrogen is all compounds having hydrogen acid। क्या सभी कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, इज ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एसिड, क्या जिसमें हाइड्रोजन होगा बस वो एसिड बोल देंगे उसको? तो आप येस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर येस होगा तो बोलिएगा वाई, उसका रीजन भी देना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन भी देना है। अगर येस ऐसा है, अगर नहीं है तो रीजन देना है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जिस ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है कि सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिड कहलाएंगे, इसमें भी तो हाइड्रोजन है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है, तो ग्लूकोज में कहाँ वर्ड एसिड कहाँ आ रहा है जब किसमें हाइड्रोजन है? तो उसी को हमें बताना है कि इज ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एसिड, कि वो सारे कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है क्या वो एसिड हैं? तो आप आंसर लिखेंगे नो, तो आंसर देना क्यों। तो गिव रीजन, उसको एक्सप्लेन करना कि अगर जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिड नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करके पूरा बताना हमें। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप जान ही चुके हैं क्या होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड ही होगा। एसिड तब होगा जो H+ प्रोवाइड कराए, जो वाटर में टूटे। अब ग्लूकोज क्या वाटर में टूटेगा, ब्रेक होगा? ये बताइएगा ध्यान से। तो इसका रीजन आप दीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे या लास्ट वीडियो में बताएं। अगर समय हमारे पास बचेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए और हो सकता है आपको बुक्स पे मिले। हिंट आपको हम दे सकते हैं कि याद रखिएगा, कोई भी अगर कंपाउंड्स एसिड है तो वाटर में डालने पर वो H+ देना चाहिए। अगर H+ देगा तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और एसिड वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब एक बीकर में H2SO4 का सॉल्यूशन लगा कर एक सर्किट से अटैच करोगे, बल्ब लगा दोगे और बैटरी भी लगा दो तो तुरंत वो बल्ब जल जाता है। लेकिन इसका जब बनाओगे तो देखना, तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें H+ आयन मिलता है। इसीलिए एसिड क्या करता है, देखिए H+Cl-, यहाँ पर वाटर ले लीजिए प्लस H2O तो मिलेगा। लेकिन इसमें अगर वाटर डालकर अगर ऐड करेंगे तो क्या आपको आयन मिलेगा? जब आयन मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से वो करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो जब H+ देगा ही नहीं तो एसिड कहाँ से होगा? तो आप इसको लिखिएगा अपने वर्ड में, बता ही चुके, आपको हिंट दे ही दिए इनडायरेक्ट तरीके से कैसे करना है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो एकदम अच्छे से पढ़िए एंजॉय के साथ। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।